नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। जिस गति से तकनीक ने उन्नति की है, उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। एक ही जगह पर बैठकर इंटरनेट के जरिए मनुष्य की पहुंच विश्व के हर कोने तक आसान हुई है। जब इंटरनेट का विकास हुआ, तब शायद ही इसके निर्माणकर्ताओं ने सोचा होगा कि इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जैसे कि आपराधिक गतिविधियों के लिए। साइबर स्पेस में जो भी अपराध होते हैं, उन्हें साइबर क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम का क्षेत्र दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और इस अपराध के कई नए रूप सामने आ रहे हैं। क्या है साइबर अपराध, कैसे किया जाता है, कौन लोग इसके शिकार होते हैं? आज के इस कार्यक्रम में इन सभी के बारे में और अधिक जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डीआईजी एसओजी प्रथम श्री शरद कविराज जी। शरद जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हम आज बात करेंगे साइबर क्राइम की, साइबर अपराध। साइबर कैफे तक हम सुनते थे, फिर धीरे धीरे लोग और ज़्यादा जानने लगे, उनकी बढ़ती गई जानकारी। लेकिन अब साइबर अपराध जो है वो बहुत ही कॉमन शब्द हो गया है, जो सुनने में आता है। आए दिन हम इसके बारे में सुनते हैं, अखबारों में सुर्खियाँ बने रहते हैं। तो क्या है ये साइबर अपराध और कैसे होता है ये? साइबर अपराध सामान्य भाषा में अगर बात करें तो जब भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके कोई अपराध किया जाता है तो उसे साइबर अपराध कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं। स्पेसिफिकली आईटी एक्ट बना हुआ है, जिसके अंदर सारे साइबर अपराध नहीं कवर होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक साइबर अपराधों को आईटी एक्ट में भी कवर किया गया है। जी। तो साइबर अपराध एक तरह के नए अपराध हैं, न्यू एज क्राइम्स हैं, जिसके अंदर की जहाँ चोरी हो रही है, जहाँ अपराध हो रहा है, वहाँ जो अपराधी है वो फिजिकली मौजूद नहीं है। जी। एक वर्चुअल वर्ल्ड से, डिस्टेंस से वो अपराध कर रहा है। और अपराध में जो बाकी के तत्व होते हैं, धोखा देना, चोरी करना, एक गलत इंटेंशन होना, वो सभी चीज़ें साइबर अपराध में भी होती हैं। जी। मतलब जो अपराधी है वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन अपराध जो इसके शिकार होते हैं वो वाकई में इससे पीड़ित जब होते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि उनके साथ इस तरह का कोई साइबर क्राइम हुआ है। बिल्कुल। और जो पीड़ित हैं वो आम आदमी से लेके, बैंक से लेके बड़े देश भी हैं। जी बिल्कुल। तो जो इसकी जो व्यापकता है और जो इसका स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। जी। तो कौन तरह के लोग या कौन सा वर्ग है जो सबसे ज़्यादा इसका शिकार होता है? कोविड काल में ये अभी देखने को आया है कि जो डिजिटल पेमेंट्स का जो स्पीड थी और जो हमारी डिपेंडेंस थी इंटरनेट पर, वो कोविड काल में और अधिक बढ़ी है। जी। तो आम आदमी इस अपराध से और ज़्यादा परेशान हुआ है। साइमल्टेनियसली जो हमारी बैंक्स हैं वो भी इसके शिकार हो रहे हैं। सरकारी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड ओवर, वो भी इसके शिकार बन रहे हैं। तो इसकी व्यापकता समय के साथ में बढ़ी है। बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं कि इसके काउंटर मेजर्स लिए जाएं, लेकिन आज की तारीख में इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड है। जी बिल्कुल। जिस तरह से भी खास तौर पे कोविड के टाइम पे जितना भी पैसों का ट्रांसफ़र हो रहा है, आम लोग जिन्होंने कभी सोचा नहीं था, उनको आता भी नहीं था करना, पैसे ट्रांसफ़र करना, कई तरह के मोड्स हो गए हैं, पेटीएम, गूगल पे, इस तरह से लोग जो अपना पैसों का पेमेंट करते हैं, सबसे ज़्यादा उनको परेशानी हो रही है कि उन्होंने या तो एटीएम से कभी निकाले तो उनके उसमें तो आ गया कि पैसे निकल गए, लेकिन उनके पास नहीं आते हैं। कहीं सबसे ज़्यादा जो हैकिंग जिसे कहते हैं वो इसमें हो रही है, पैसों के मामले में सबसे ज़्यादा हो रही है, जिससे आम आदमी परेशान है आजकल। बिल्कुल ठीक बात है। जी। तो इसको रोकने के लिए जैसे किस तरह से आम आदमी को हम क्या समझाएं, खास तौर पे क्या सावधानी बरते? वो आम आदमी बहुत सारी सावधानियां बरत सकता है। जी। और जो हमारे सिस्टम्स हैं जी, उनमें पहले के मुकाबले सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ी है। जी। और थोड़ी बहुत भी अगर जागरूकता रखेंगे तो इस तरह के अपराध होने की संभावना पहले से काफ़ी कम हो गई है। जी। लेकिन जागरूकता के अभाव में बहुत आसानी से शिकार भी बन सकते हैं। तो शुरुआत हम करना चाहेंगे, जो आपका कार्ड होता है, जिसको डेबिट कार्ड कह रहे हैं या क्रेडिट कार्ड कह रहे हैं, हम अक्सर पेट्रोल पंप्स में, रेस्टोरेंट में पेमेंट के लिए कार्ड को दे देते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने देखा होगा उसमें पीछे की तरफ एक CVV नंबर होता है, जो एक यूनिक 3 डिजिट नंबर होता है। आइडियली बैंक की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि जब आपको कार्ड मिले तो आप उस नंबर को मेमोराइज करें,
याद कर लें जी, और जी। उसके बाद में उस नंबर को स्क्रैच कर दें, उसके ऊपर कोई काली शाई वगैरह फेर के जी। और उस नंबर को छुपा लें, ओके। क्योंकि वो आपका सिक्योरिटी का एक फर्स्ट लेवल है। ओके। अक्सर हम कार्ड को सीवीवी को बिना छुपाए भी दे देते हैं, जी। तो कहीं ना कहीं फिर हमारा धोखा खाने की संभावना बढ़ जाती है। जी, जी। तो एक सामान्य सी बात है। जी। दूसरा जो लेवल ऑफ सिक्योरिटी है वो है आपका ओटीपी। जी। तो ओटीपी नहीं देना है, इसको लेके बहुत जागरूकता भी फैलाई गई है, बहुत तरह से समझाया भी गया है, लेकिन जो हमारे साइबर अपराधी हैं वो पूरी तरह इस बात को समझते हैं कि कुछ हद तक अब जागरूकता आ चुकी है। जी। तो वो कहानी इस तरह से बनाते हैं कि अब हमने ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया है, तो लेट अस से आपका कोई केवाईसी ट्रांजैक्शन है या आपको कुछ इनाम मिला है या कोई कस्टमर केयर नए से तरीके निकाल लिए, नए तरीके वो ढूंढ के और आपको कहते हैं कि देखिए अब हमने ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया, आप ओटीपी बताइए। अनफॉर्चुनेटली अभी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में जेन्युइनली भी ओटीपी मांगा जाता है कस्टमर केयर द्वारा। जैसे अमेजन के आज की तारीख में अगर कोई पैकेट्स आ रहे हैं अमेजोन के, तो डिलीवरी से पहले वो ओटीपी मांगते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं बताना भी पड़ता है। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिशन हमारे को रखना पड़ेगा कि कब हमारे को ओटीपी किसी के साथ शेयर करना है, कब नहीं करना है। तो बैंक्स पर्टिकुलरली पासवर्ड के लिए, केवाईसी के लिए कभी भी ओटीपी नहीं मांगते हैं। उसी तरह वेबसाइट्स पर अगर आप जा रहे हैं तो फिशिंग अटैक्स बहुत कॉमन है। तो आपके मेल पर कोई लिंक आएगा, आपका इनकम टैक्स रिटर्न का कुछ आया है या कोई आपके लॉटरी लगी है या आपके कोई और अन्य प्रलोभन है, आप लिंक पे जाते हैं तो एक बिल्कुल सामान्य दिखती हुई वेबसाइट जिस पे आप पहले कभी गए हुए हों, तो वैसी की वैसी वेबसाइट आपके सामने होगी, आपसे कुछ सूचनाएं मांगेंगे। उन सूचनाओं को भी देने से पहले हमारे को इंश्योर कर लेना चाहिए कि जो यूआरएल है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है कि .in .gov.in नहीं होने के बजाय कुछ और करके और बहुत ही बारीक ये सावधानी बारीक चीजों पे ध्यान रखने की जरूरत होती है। लेकिन बहुत लोग हैं, सब लोग इतना इंटरनेट समझते नहीं है, इतना उनको करना नहीं आता, खास तौर पे जैसे महिलाएं या बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको इतनी बारीकियां और इतनी जानकारी नहीं होती है। और ज़्यादातर हम देखें घरों में आजकल, और ख़ास तौर पे कोविड में अकेले हर घरों के अंदर बुजुर्ग लोग आपको ज़्यादा मिलेंगे जिनको पूरी तरह से इस तकनीक की जानकारी नहीं है। उनको खास तौर पे क्या करें वो ऐसा कि जिससे, और ज़्यादातर वारदात के ऐसे शिकार भी वही लोग होते हैं, बुजुर्गों को भी अपने जाल में फंसाते हैं अपराधी इस तरह से, बातें उनको बताकर कुछ या प्रलोभन देकर किसी तरह का। जी, इसमें बुजुर्गों के लिए कोई अलग से कोई सावधानी रखने की बात नहीं है जी। लेकिन एक काम जो आसानी से किया जा सकता है वो ये है कि जिन लोगों पर उन्हें विश्वास हो, उनके बच्चों पर या उनके कोई आसपास का कोई व्यक्ति हो, तो वो ओटीपी जिस नंबर पर आए वो उस किसी दूसरे व्यक्ति का नंबर दे सकते हैं। ओके। तो वो आसानी से ना तो ओटीपी उनके पास में उनके मोबाइल पे आएगा, ना वो बता पाएंगे। जी। उसी तरह 2 फोन्स अगर अलग अलग रख लिए तो जिनमें ओटीपी दूसरे पे आ रहा है, ट्रांजैक्शन पहले पे हो रहा है, तो एक सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। जी। तो एक ये अच्छा काफी अच्छी बात आपने बताई जो शायद अभी तक ध्यान में नहीं आई थी या सब लोग नहीं जानते इस बारे में। महिलाओं के लिए भी, महिलाएं भी ज़्यादातर काफ़ी आप आए दिन देखे शिकार होती हैं इस तरह के क्राइम्स के, तो किस तरह से महिलाएं अपने आप को रखें और कौन से खास मेन जो है क्राइम है जो महिलाओं के साथ होते हैं? देखिए, महिलाओं के साथ में बहुत तरह के क्राइम्स साइबर वर्ल्ड में होते हैं जी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी से लेके और स्टॉकिंग होती है जी। और सोशल मीडिया पे कई बार बदनाम करने की साजिश हो जाती है। मोबाइल नंबर्स को ऐसी जगहों पे पोस्ट कर दिया जाता है जहाँ की बहुत तरह के अनवांटेड कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं जी। तो महिलाएं वल्नरेबल ज़्यादा हैं साइबर क्राइम से लेकर जी। और इस बारे में बहुत इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं। जैसे यूपी में मैं एक इनिशिएटिव मेंशन करना चाहूँगा जहाँ पर साइबर स्टॉकिंग के लिए एक अलग से हेल्प डेस्क नंबर भी बनाया गया है। उसी क्रम में राजस्थान में भी जो हमारी महिला हेल्प डेस्क के नंबर हैं 1098, उससे आप पूरे राजस्थान में कहीं भी डायल करेंगे तो अब जयपुर में एक सिंगल
प्लेस पे लैंड करते हैं जी। और वहाँ पर आप साइबर स्टॉकिंग की शिकायत भी कर सकते हैं जी। 1098 1098। जी। महिलाओं को कुछ चीज़ों पे बुनियादी तौर पे ध्यान रखना चाहिए। एक तो जब वो सोशल मीडिया अकाउंट्स बना रहे हैं जी। तो कितनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करनी है जी। इस बारे में बहुत अधिक सावधानी रखें। जी। और किसी को भी फ्रेंड बनाते समय या किसी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले जी। एक ब्लाइंड फेथ के साथ, या कि यही व्यक्ति का अकाउंट है और यही व्यक्ति मुझे जी। इनवाइट कर रहा है, जी। एक फिजिकली भी फ़ोन पे बात करके कंफर्मेशन कर लें। जी। फोटोज़ को अवॉइड करें अपना डालना। अनजान लोगों से तो बिल्कुल भी इस तरह की रिक्वेस्ट जो बिल्कुल। भी आती हैं वो तो कभी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और जी। जो नोन भी हैं जी। उनसे एक बार फ़ोन पे बात कर लें कि क्या आपने कोई हमें रिक्वेस्ट भेजी है क्या। जी। 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 इस तरह की जो चीज़ है वो करें। जी। इसके अलावा जो आपका बेसिक फ़ोन है, आपका बेसिक जो पीसी है, जी। उसमें जो बेसिक सिक्योरिटी के जो इश्यूज होते हैं, एंटीवायरस को डालना, लगातार चीज़ों को अपडेट रखना, जी। जो ऑफिशियल ऐप्स हैं उन्हीं को अलाउ करना, जी। इस तरह की बुनियादी सावधानियों को भी रखना चाहिए। जी। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा नेटवर्किंग साइट पर जैसे जो अफवाहें फैलाना, साइबर बुलिंग भी एक काफ़ी बड़ा अपराध है, ये इसके अंदर पढ़ने में आता है। क्या है ये साइबर बुलिंग? देखिए, टीनेजर्स पर्टिकुलरली साइबर बुलिंग के ज़्यादा शिकार बनते हैं। जी। जैसे हमारे रियल वर्ल्ड में पीयर प्रेशर क्रिएट होता है, जी। जिसमें कि हम उम्मीद करते हैं कि आप कुछ डेयर करिए, या आपको कोई पर्टिकुलर फैशन फॉलो करना है, जी। या आपको एक पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो करना है। उसी तरह साइबर बुलिंग के अंदर अगर मान लीजिए आपने कोई पोस्ट किया, जी। तो उसको लेके अनवांटेड कमेंट्स डालना, उसको एक लेवल से ज़्यादा परेशान करना, आपकी फीलिंग्स को हर्ट करना, ये जी। सब साइबर बुलिंग में आता है। जी। और इसके लिए टीनेजर्स पर्टिकुलरली काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं। जी। गेम्स के दौरान, चैट्स के दौरान बुलिंग स्टार्ट हो जाती है। जी। जी। तो बच्चों को समझाना चाहिए कि इमोशनली अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है जी। तो रियल वर्ल्ड की तरह ही अपने पेरेंट्स को बताएं, अवॉइड करें, ब्लॉक करें, जी। और अफेक्ट ना हो। जी बिल्कुल। किसी के साथ भी अगर ये साइबर अपराध होता है तो सबसे पहले वो क्या करे, कहाँ इसकी सूचना दे, कहाँ कंप्लेंट दर्ज कराए और कैसे कराए? साइबर अपराध सामान्य अपराधों की तरह जी। थाने पर जाकर रजिस्टर किया जा सकता है। जी। इसमें 2 स्पेशलाइज्ड थाने अभी तक राजस्थान में बने। जी। एक हमारे एसओजी में है, जी। जहां 5 लाख से ज़्यादा की अगर ठगी हो तो आप आ सकते हैं, जी। और 2 लाख से अधिक की ठगी हो तो कमिश्नरेट के अंदर भी एक थाना है। जी। तो जी। सामान्य रूप से आप थानों में जाकर, चाहे 5 लाख से ज़्यादा की भी ठगी, आप किसी भी थाने में जा सकते हैं। जी। इसके अलावा भी MHA द्वारा ऑनलाइन साइबर क्राइम को रिपोर्ट करने के लिए एक पोर्टल है, जी। उस पर भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। जी। और आगे फर्दर अगर कोई कॉग्निजेबल क्राइम होता है जी। तो वही कंप्लेंट आपकी FIR में भी टर्न इन हो जाती है। जी। ऑनलाइन के करने के लिए इसमें क्या करना होता है? जैसे कई लोग जाके पर्सनली फिजिकली वहाँ पहुँच के थाने में नहीं करा सकते हैं या हुआ है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? साइबर क्राइम पोर्टल है अपना, जी। cybercrime.gov.in, जी। उसके ऊपर जाकर जी। आप दोनों तरह के अपराधियों को रिपोर्ट कर सकते हैं। जी। एक जहां आपके सेक्सुअल ऑफेंसेस हुए हैं, जी। आप अपनी पहचान को छुपाना चाहते हैं, जी। और इसके अलावा कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ है या किसी भी और तरह का अपराध हुआ है, जी। जी। तो वो हम पोर्टल पे जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। जी। इसमें जो कानून बनाए गए हैं, इसके अंदर कितने वक्त के हिसाब से या जैसे अपराध बदलते हैं उसके हिसाब से कानून में भी फेरबदल होता है? जैसे जो कुछ पहले कानून थे वो अब नहीं है उतने मान्य, या कुछ और इसमें किया जाता है? जी, कुछ कानून सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किए हैं। जी। पर्टिकुलरली उस तरह के कमेंट्स जिससे कि एक जनरल फीलिंग्स आहत हों। जी। ये इतना वेग कानून था जी। कि इसको इंटरप्रेट बहुत तरीके से देश में किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्राइक डाउन किया। जी। उसके अलावा कुछ कानूनों को अधिक सख्त भी बनाया गया है, जी। और कुछ कानूनों में इंटरमीडिएरीज के लिए जो उनका रोल है उसको भी बढ़ावा दिया जा रहा है कि आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है। जी। जी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नई गाइडलाइंस भी दी हैं, तो कानून इवॉल्व कर रहा है। जी। लेकिन आज की तारीख में जो सबसे बड़ा चैलेंज है जी। साइबर अपराध का, वो कानून न होकर जी। जागरूकता की कमी है। जी बिल्कुल।
तो इसको करने के लिए जिस तरह से अभियान चलाए जाते हैं, जैसे साक्षरता के लिए हम चलाते हैं, ऐसे इंटरनेट साक्षरता के लिए भी अभियान चलाए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और इस तरह के कोशिशें की जाएं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानकारी मिले उनको, क्योंकि ये बारीकियां जो हैं वो हर लोग नहीं जान पाते हैं। कभी कुछ ना कुछ अभाव, या तो शिक्षा का अभाव होता है, उनको नहीं समझ में आता, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल और बड़ी बारीक चीज़ें होती हैं जो उनको समझने में परेशानी भी होती है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से अभियान चलाकर और क्या क्या तरीके हो सकते हैं कि हम जागरूक करें सब तरह के लोगों को? देखिए, जागरूकता के कई लेवल पर अभियान चले हैं जी, जिसमें जो अभी लेटेस्ट जो अभियान है जी, वो फेसबुक द्वारा खुद चलाया गया था जी, और फेक न्यूज़ को लेके चलाया जा रहा है। जी, जी, आपको ध्यान होगा कि अभी यूएस में भी जैसे इलेक्शंस हो रहे हैं, हमारे यहाँ भी इलेक्शंस लगातार कभी ना कभी किसी ना किसी फेज में चल रहे होते हैं, जी, और फेक न्यूज़ पूरे इलेक्शन प्रोसेस को या लॉ एंड ऑर्डर को अफेक्ट करता है। जी, जी, घटना कहीं की उसको जोड़ के कहीं और दिखा देते हैं, जी, लेबल्स बदल देते हैं, भाषा बदल देते हैं, जी, टाइम पीरियड बदल दिया जाता टाइम है, पीरियड पुराना बदल दिया होता जाता है। जी, है और डीप फेक्स का टाइम आ गया है, तो आप वीडियो को देख के कह ही नहीं सकते कि ये पूरी तरह से फेक है। जी, जी, तो हमारे को सबसे पहले तो ये जानकारी में होना चाहिए जी, कि जो अब आप देख भी रहे हैं, जी, पहले बात होती थी कि अपने आंख से देखो, कान से सुनो, फिर विश्वास करो। जी, जी, तो अब जो आप वीडियो को देख भी रहे हैं साइबर वर्ल्ड में, जी, उस पर भी इमीडिएटली हमारे को यकीन नहीं करना है। जी, बिल्कुल, खास तौर से अगर वो आपको इमोशनली अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जी। आपके ओपिनियन को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। धर्म से जोड़कर भी धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए भी हम देखते हैं आए दिन काफ़ी इस तरह के वीडियोस वायरल हो जाते हैं और लोग उनको सच समझने लगते हैं, जिस तरह की बातें उनमें लिखी जाती हैं और कही जाती हैं। बिल्कुल। तो हम हमेशा उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम देख रहे हैं वो वाला टाइम नहीं है कि जो सामने आंखों से दिख रहा है और कानों से सुनाई दे रहा है वो सही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इसमें लोग बहुत पैसा भी खर्च कर रहे हैं। जी, लोग इसको बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से काम भी कर रहे हैं। जी, और स्टेट्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। स्टेट से मतलब कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, जी, जी, जो कि अपने फेवर में कुछ चीज़ों को चाहते हैं। जी, तो बड़े सिस्टमैटिक तरीके से बॉट लेवल पर जी, जो ह्यूमंस नहीं होके और मशीन्स ही जी, इस तरह की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाती हैं। जी, मास मीडिया को यूज़ करते हैं, मतलब बहुत तरीके से वो कंबाइन करके चीज़ों को जी, ऐसा रियलिस्टिक पिक्चर बनाते हैं, जबकि वो बिल्कुल सरासर झूठ होती है। जी, जी, जी। इस जो अभी राजस्थान की अगर हम बात करें तो इसमें पिछले कुछ साल या साल भर के अंदर, खासतौर पे कोरोना काल में अगर हम देखें तो कितने अपराधों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी? देखिए, प्रतिशत की वृद्धि को अगर मैं आंकड़ों में बताना चाहूँगा जी, तो मैं इस तरह के अपराध के साथ में जस्टिफिकेशन नहीं करूँगा, जी, क्योंकि प्राय जी, ये एक ऐसा अपराध है जहाँ रिपोर्टिंग बहुत पुअर है। ओके, 10-20 हज़ार रुपये चले गए, 5 हज़ार रुपये चले गए, तो लोग अपनी गलती मान के जी, और हताश होकर पुलिस तक आते ही नहीं है। जी, तो ऐसी लोगों की संख्या हमारे व्यक्तिगत जानकारी से सामान्य रूप से समाज में रहते हुए पता चलता है। जी, तो ये अंडर रिपोर्टिंग इस तरह के अपराधों की बहुत ज़्यादा है। जी, दूसरा, जब अपराध कई बार रिपोर्ट भी हो जाते हैं जी, तो पुलिस स्तर पर भी प्रॉम्प्टली एफआईआर दर्ज हो, जी, इसकी संभावना भी थोड़ी सी कम होती है। अंडर रिपोर्टिंग या वर्किंग की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आती रहती है। जी, उसका भी कारण ये होता है कि इस तरह के अपराध को सॉल्व करने के लिए काफ़ी एफर्ट लगता है। जी, राजस्थान के में जो अपराध हो रहे हैं, ज़्यादातर अपराधी राजस्थान के नहीं होंगे, जी, बाहर के होंगे। जी, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, ट्रेनिंग का अभाव होता है। जी, तो आंकड़ों को अगर मैं कुछ भी बोलूँगा कि इतना % इंक्रीज है, जी, एक्चुअली उससे कई गुना ज़्यादा ग्राउंड पे इंक्रीज है। जी। इसमें कोविड के टाइम में अगर हम कहें कि चलिए प्रतिशत तो हम इतना क्लियरली नहीं बता सकते, लेकिन कौन से सबसे ज़्यादा अपराध जो दर्ज हुए वो कौन से रहे? सबसे ज़्यादा अपराध आज की तारीख में साइबर क्राइम में जी। 100% फाइनेंशियल फ्रॉड्स ही जी, रजिस्टर हो रहे हैं। जी, और फाइनेंशियल फ्रॉड्स के अंदर भी एक कोई टेक्निकल बहुत कॉम्प्लेक्स क्राइम्स हो रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है। जी, जी, हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कॉम्प्लेक्स क्राइम्स या साइबर क्राइम के जो मोर एडवांस्ड वर्जन है वो नहीं हो रहे हैं। जी, लेकिन ज़्यादातर जो आम व्यक्ति को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जी, उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज बहुत कम है, जी, और विश्वास में लेना,
जी। और जो बेसिक सिक्योरिटी के लेयर्स हैं उनको ब्रीच करके ओटीपी ले लेना, जी, ये जी। सबसे कॉमन ये सबसे कॉमन है इसके अंदर। जी हाँ, अगर हम प्रदेश और आम आदमी से उठ के थोड़ी सी ऊपर और बात करते हैं देशों के हिसाब से, तो और देशों के मुकाबले भारत में कितना फर्क है, कम है या ज़्यादा है साइबर अपराध? देखिए, आपके दर्शकों के लिए मैं एक नई तरह की बात बताना चाहूँगा जी। कि हमें मोरलेस हमेशा ऐसा लगता रहता है कि साइबर क्राइम के हम विक्टिम्स हैं जी। और हिंदुस्तानी जो हैं जी। वो मोर और लेस विक्टिम कैटेगरी में है। जी। जबकि अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ के जो अपराधी हैं जी। उन्होंने पूरे विश्व में और ख़ास तौर से अमेरिका के अंदर जी। काफ़ी कुख्यात हो गए हैं। अच्छा, भारतीय तो जो अमेरिकन एम्बेसी है, विदेशी एम्बेसीज हैं, जी। वो लगातार रिपोर्ट कर रही है कि जो भारतीय अपराधी हैं जी। वो वहाँ के वल्नरेबल सेक्शंस को, खास तौर से पेंशनर्स को जी। काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। जी, जी, जी। और हमारे यहाँ तो बैंकिंग सिस्टम्स और बाकी का जो इंस्टीट्यूशनल सेटअप है जी। उसने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी अवेयरनेस भी लेके आए हैं, टेक्निकली भी काफ़ी 2 लेयर सिक्योरिटी डाली है जी। AI टूल्स वगैरह डाल के भी लिमिट्स कम करी हैं, बहुत सारी चीज़ें करी हैं जी, जी। जिससे कि अपराध का वॉल्यूम कम हुआ है। जी। लेकिन अमेरिका वगैरह सोसाइटीज़ में काफ़ी विश्वास चलता है और वो आसानी से मतलब ये सोच नहीं सकते कि कोई और व्यक्ति उन्हें झांसा देके बेवकूफ़ बना रहा है। जी, जी। तो वहाँ अपराध और ज़्यादा आसानी से हो पाते हैं। जी। और अनफॉर्चुनेटली जो हमारे जो कॉल सेंटर्स यहाँ खुले थे जी। और बंद हो गए, उनमें कुछ ट्रेनिंग्स हुई, तो वो पूरे वहाँ विदेशी प्रक्रियाओं को उन्होंने समझ लिया जी। और उन प्रक्रियाओं को समझकर और वो साइबर अपराध में चले गए। तो बहुत बड़े बड़े कॉल सेंटर्स जो हैं वो फेक हैं और पूरी तरह से अपराध के लिए ही बने हुए हैं। ऐसे इंस्टेंसेस भी इंडिया में आए हैं। काफ़ी दिलचस्प जानकारी जिसे को मैं कहूँगी वो आपने दी है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह से चल रहा है, जो हम सोचते भी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है भारतीयों के लिए। कहा हम तो खुद को सच में ये बात है कि विक्टिम मान के चलते हैं हम अपने आप को कि हमारे साथ गलत हो रहा है। उसी तरह राजस्थान में भी जो है एक नया इंटरेस्टिंग ट्रेंड आया है और हमारे लिए एक चैलेंज है कि जैसे जामतारा था, तो जामतारा एक काफ़ी बदनाम जगह के रूप में सामने आया कि वहाँ के एक क्रिमिनल हब के रूप में आया, ऐसे ही मेवात एरिया जो है उसमें एकदम से साइबर क्राइम रिपोर्टिंग जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो मेवात एरिया के जो क्रिमिनल्स हैं वो रेस्ट ऑफ कंट्री में अभी हैवॉक क्रिएट कर रखा है उन्होंने। ओके शरद जी, आप स्टूडियो में आए, आपने हमें काफ़ी नई जानकारियाँ, दिलचस्प जानकारियाँ दी और काफ़ी हद तक आम लोगों को है इसके लिए वो अवेयर हुए होंगे कि ये किस तरह हम बच सकते हैं और क्या क्या हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को सिक्योर कर सकें इस तरह से। तो इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। आपने बुलाया, मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।